फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसके नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व। यह बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले लोग के लिए है। अगर आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कर रहे हैं और ये सेमेस्टर 1 का है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो नंबर 1 ही है, इकोनॉमिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो में समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या क्या स्कोप है और साथ में उसका क्या क्या महत्व है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र का क्षेत्र, यानी अर्थशास्त्र को अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र का विषय सामग्री। नंबर 2 में है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की क्या स्वभाव है या उसकी प्रकृति क्या है, कि अर्थशास्त्र आर्ट्स में आता है या साइंस में आता है या तो दोनों में है, ये चीज़ हमको जानना है यहाँ पर। और नंबर 3 में आता है लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माने अर्थशास्त्र की सीमाएं। जैसे कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, उसी तरीके से अर्थशास्त्र का भी एक सीमा है, जो कि एक कुछ कंडीशन में लागू होता है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग इकोनॉमिक स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, यानी सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स वेल्थ ओरिएंटेड कंसेप्ट, धन संबंधी विचार। यह विचार प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। यह जो विचार है मुख्य रूप से किसके, एडम स्मिथ तथा उनके अनुयायियों ने इस विचार को उन्होंने समर्थन किया। उनके अनुसार धन का अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना जाता है। इस प्रकार उन्होंने एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली तथा अर्थशास्त्र में इसी आर्थिक मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाने लगा है। और अर्थशास्त्र उनके अनुसार अर्थशास्त्र में धन क्या है, धन कैसे कमाया जाए और धन का वितरण कैसे किया जाए, आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखिए, धन संबंधी विचार में क्या क्या है। धन संबंधी विचार के जो पूछ सकते हैं कि एडम स्मिथ के देन है। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र जो है मूल रूप से धन का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ वेल्थ कहा गया इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स के साइंस ऑफ वेल्थ कहा गया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में हम सिर्फ उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि धन क्या है, धन कैसे कमाया जाए, धन का वितरण आदि समस्याओं का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। ये हमारा पहला सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि वेल्थ ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या है। अब हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा जो हमारा है वो कल्याण संबंधी विचारधारा, वेलफेयर ओरिएंटेड कंसेप्ट। ये क्या है उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग बी में। वेलफेयर ओरिएंटेड कंसेप्ट, यानी कल्याणवादी विचारधारा। यह जो विचारधारा है ये प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा, प्रोफेसर मार्शल तथा पिगू ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण की बात को प्रमुख स्थान देकर यह स्पष्ट कर दिए कि धन व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति धन के लिए। देखिए, इससे पहले एडम स्मिथ ने कहा था कि धन ही अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। लेकिन इसके बाद हमारे आए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र में हम सिर्फ धन की बात नहीं करते हम, बल्कि उसको पढ़ते हैं कि धन से किस प्रकार सामाजिक कल्याण हो, किस तरह से मानवीय कल्याण हो सके। यहाँ पर उन्होंने एक तथ्य दिया कि धन जो है व्यक्ति के लिए है, धन व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति धन के लिए। ये पॉइंट थोड़ा समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि धन जो है व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति धन के लिए। अर्थात धन जो है व्यक्ति को मदद करता है, उसके आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक क्रियाकलापों में उसको मदद करता है,
ना कि व्यक्ति जो है सिर्फ धन के लिए ही धन के पीछे भागना चाहिए, बल्कि धन जो हमारा है हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए जो हमें अर्थशास्त्र में सिर्फ धन की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा समाज को कितना कल्याण हो रहा है, मानव को कितना कल्याण हो रहा है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। ये प्रोफेसर मार्शल की बात है जिन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड कंसेप्ट के आधार पर उन्हें कहा। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके बाद नंबर 3 में हमारा आता है, तीसरा हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है। नंबर 3 में दुर्लभता संबंधी विचार, इसको बोलते हैं स्कैर्सिटी ओरिएंटेड कंसेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं दुर्लभता संबंधी विचार। दुर्लभता का मतलब क्या था? ये जो कंसेप्ट है ये प्रोफेसर रॉबिन्सन की देन है। देखिए, इससे पहले हम लोग ने धन की बात की थी, धन में एडम स्मिथ, आपको ध्यान रखना है, एडम स्मिथ। कल्याण, हमने अभी कल्याण की बात की थी, ये प्रोफेसर मार्शल थे। और अब जो हमारा है दुर्लभता, ये है किसकी? प्रोफेसर रॉबिन्सन या रॉबिन्स बोल सकते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स की देन है। उनके अनुसार आर्थिक समस्या अर्थात मानव व्यवहार के चुनाव के वितरण, चुनाव करने के पहलू अथवा सीमित साधनों के वितरण आदि की समस्या का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र में हम धन की या कल्याण की बात नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सामने एक समस्या आती है, वो समस्या है चुनाव करने की समस्या। यानी कि क्या होता है कि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, जबकि हमारे आवश्यकताएं हर देखा जाए तो दुनिया में आवश्यकताएं असीमित है, जबकि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है। तो हमें असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच किस प्रकार से उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के हम चुनाव करते हैं, इसी का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास साधन सीमित है तो हमें किन वस्तुओं की उत्पादन करनी चाहिए, किन वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, इन सब को हम लोग चुनाव करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी है तो उसको कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने क्या करेगा, उसके पास साधन तो सीमित है, तो सीमित साधनों का किस प्रकार से उपयोग करेगा, यही चुनाव की जो हमारी समस्या है, इसी का अध्ययन हम लोग दुर्लभता संबंधी विचार के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट मैटर था ऑफ इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग समझते हैं चौथा इसका क्या है। चौथा जो हमारा है विकास केंद्रित विचार। हमारा नंबर डी में हम जो सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे वो है ग्रोथ ओरिएंटेड कंसेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं विकास केंद्रित विचार। विकास केंद्रित विचार जो है यह पूरी तरीके से आधुनिक अर्थशास्त्रियों का सोच है, एक तरफ बोल सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि नहीं, उन्होंने जितना भी ये सब जो है, इससे पहले हमने जो विचारधारा देखा वो पूरी तरीके से क्लासिकल थी, यानी कि धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। लेकिन अब जो वर्तमान जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है उसमें प्रोफेसर सैमुअल्सन तथा उनके साथियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों के वितरण तथा आर्थिक विकास दोनों बातों को सम्मिलित करते हुए अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 विभागों में बांट दिया। देखिए, ये जो हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड कंसेप्ट है, इसके अंतर्गत जो हमारा प्रोफेसर सैमुअल्सन है जो कि एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, और तथा उनके साथियों ने क्या कहा कि नहीं, इन्होंने जितने भी विचार आज तक आया था उनमें से क्या किया, उन्होंने जो हमारे पास जो सीमित साधन है यानी दुर्लभ साधनों की जो समस्या है और साथ में विकास की बात, दोनों को एक साथ मिला दिया गया। और मिलाने के बाद उन्होंने 5 विभागों उन्हें जो सब्जेक्ट मैटर है उन्हें 5 भागों में बांट दिया, और उन 5 भागों के आधार पर ही इकोनॉमिक्स का अध्ययन की उन्होंने बात की। तो 5 भाग क्या, मतलब विभाग क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जिसमें सबसे पहले जो हमारा आता है उपभोग, उसके बाद आता है हमारा वितरण, उपभोग के बाद हमारा आता है उत्पादन, उसके बाद हमारा है विनिमय, वितरण एवं राजस्व। यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसे उन्होंने 5 विभाग में बांट दिया, है ना, अलग अलग विभागों में बांट दिए। और फिर इसके आधार पर उन्होंने जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का जो हमारा
जो हमारा विषय सामग्री है उसका उन्होंने अध्ययन किया। तो चलिए हम लोग जरा इन पांचों विभागों के बारे में हम लोग भी समझ लेते हैं कि उत्पादन जो उपभोग किस तरीके से, उपभोग के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, फिर उत्पादन को हम लोग क्या उत्पादन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, विनिमय के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे और वितरण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे एवं राजस्व के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो हमारा है उपभोग है, यानी कंजप्शन। कहा जाता है कि कंजप्शन जो है, बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि कंजप्शन ही इकोनॉमिक्स का आधार है। इसको आदि और अंत दोनों मानते हैं। उनका कहना है कि अर्थशास्त्र में जो है उपभोग अगर ना होगा तो अर्थशास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उपभोग है, उपभोग यानी कंजप्शन, कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, हम जब कोई वस्तु को हम उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें उससे हमें जो उपयोगिता मिलती है वही तो हमारा उपभोग कहलाता है। उपभोग को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न उपभोग से रिलेटेड विभिन्न तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि उपभोग जो है, उपभोग की सबसे पहली क्वालिटी यह है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता होता है। मैंने कंजप्शन में क्या है, कंजप्शन की एक सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि क्या करता है, वस्तुओं की उपयोगिता जो होता है उसको नष्ट करने की इसमें क्षमता होती है। ये कैसे होता है, जैसे कि देखिए, अगर हम कोई ब्रेड, अगर मान लीजिए हमने एक ब्रेड खरीदा, तो जब हमने ब्रेड को उपभोग किया था, हमने जब ब्रेड को खाया तो उससे हमें उपयोगिता मिली। तो जो उपयोगिता हमें मिला तो उससे क्या हुआ, ब्रेड तो ख़त्म हो गया, साथ ही उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई। अब मान लीजिए कि दूसरे व्यक्ति को ब्रेड खाना है, तो जो हमने ब्रेड खाया वो ब्रेड तो नहीं खा सकता क्योंकि उसकी उपयोगिता है वो पहले ही नष्ट हो चुकी है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर व्यक्ति दूसरा ब्रेड खाएगा जो कि उसमें नए तरीके से उपयोगिता होगी। तो कंजप्शन जो क्या करता है, किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट कर देती है पूरी तरीके से। ठीक है, ये सबसे पहली इसकी एक बोल सकते हैं क्वालिटी है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट नहीं होता, तो फिर उसका पुनः उत्पादन नहीं होता, साथ में लोगों को रोजगार नहीं मिलती, फिर हमारा जो है राजस्व, हमारा जो है बोल सकते आय नहीं बढ़ता। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो बोल सकते हैं कि उपभोग होने के बाद ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की प्रकृति क्या है, उपयोगिता का नियम, उपयोगिता का कर्मवाचक विश्लेषण, मांग तथा मांग का नियम आदि अनेक महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, सबसे पहले कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की मानवीय प्रकृति क्या है, साथ में हम लोग मांग का नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स का लॉ है, इसका हम लोग अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, उपभोग विभाग के अंतर्गत करते हैं। अब दूसरा जो हमारा विभाग है वो है उत्पादन। प्रोडक्शन जो है उपभोग के बाद का प्रक्रिया है, यानी कि जब किसी वस्तु को उपभोग कर लिया जाता है तो उसकी उपयोगिता नष्ट होने के बाद फिर से उस उपयोगिता को सृजन करने के लिए उसका उत्पादन किया जाता है। अर्थात यहाँ बोल सकते हैं कि उत्पादन में उपयोगिता सृजन की शक्ति होती है, यानी किसी वस्तु की उपयोगिता एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें दोबारा उपयोगिता लाने के लिए उसका उत्पादन किया जाता है, जिससे कि उपयोगिता उसकी फिर वापस सृजन हो जाती है। उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है, उत्पादन में उपयोगिता के सृजन करने की शक्ति होती है। इस विभाग में उत्पादन के विभिन्न भागों जैसे भूमि, श्रम, इसमें हम लोग अध्ययन में क्या क्या अध्ययन करते हैं, भूमि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग श्रम के बारे में अध्ययन करते हैं, पूंजी क्या है इसका अध्ययन किया जाता है, साथ में साहस, उसके बाद संगठन आदि का अध्ययन किसके अंदर हम लोग करते हैं, उत्पादन के अंतर्गत। यदि हम इन पांचों विभागों को आप अगर अच्छा समझेंगे तो आपको आ जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इससे हमको बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हमको माइक्रो, जैसे कि हमने अभी उपभोग की बात की, फिर हमने उत्पादन का बात किया, अब हम लोग समझेंगे क्या, विनिमय। नंबर 3 में जो हमारा विभाग है वो है विनिमय। अगर आप हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स का हर टॉपिक आपको बिल्कुल हिंदी में पढ़ाते हैं और साथ में उसका अंग्रेजी भी थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा, जितना भी हो सकता है हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं।
चलिए अब हम लोग नंबर 3 में जानते हैं विनिमय। विनिमय इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज, इंग्लिश में एक्सचेंज, EXCHANGE, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या है, थोड़ा विनिमय क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अब क्या हुआ, हमने उपभोग कर लिया, वस्तुएं खत्म हो गई, फिर उसका पुनः उत्पादन किया गया। अब समस्या आती है कि वो जो वस्तुओं का उपभोग किया गया है, जो वस्तुओं का उत्पादन किया गया है, उसको खपाने, यानी उसको अब क्या करना है कि जिन जिन व्यक्तियों की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने का काम करना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये वस्तु था, तो मैंने इसका उपभोग कर लिया, पहले बार कंजप्शन हो गया, ख़त्म हो गया, फिर हमने उसका उत्पादन किया A1। अब क्या हुआ कि AN का जब उत्पादन हो गया है तो इनको उपभोक्ता तक हमको पहुंचाना होगा, तभी तो उसका कंजप्शन करेंगे। यानी जिन व्यक्तियों की इसकी आवश्यकता है, मान लीजिए A1 क्या है, चावल है, तब उन व्यक्तियों तो इस चावल को पहुंचाना होगा जिनको इनकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर आता है विनिमय, यानी एक्सचेंज का आता है। हालांकि पुराने ज़माने में जो हमारा एक्सचेंज का पद्धति थी वो अलग था, वो क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यहाँ पर अदला बदली का सिस्टम था। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, यानी जब मनी आ गया मार्केट में, तो विनिमय प्रणाली खत्म हो गई लगभग, ठीक है। तो अब हर चीज़ मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। तो विनिमय में जब मुद्रा आ गया तो बिल्कुल विनिमय पद्धति जो पूरी तरीके से अलग हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस विभाग के अंतर्गत हम लोग अब समझते हैं कि किसी वस्तु का कीमत, उसका उत्पादन हुआ तो वस्तु का कीमत निर्धारण होगा, तभी तो उसको हम लोग बेच सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कीमत निर्धारण कैसे किया जाता है, बाजार, ये सब हम लोग इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बाजार, मुद्रा, अभी जो मनी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। बैंकिंग बोल सकते हैं, भी बहुत बड़ी टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इन सभी, बीमा तथा व्यापार, याद रखिए ये सब आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, विनिमय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, सब एक दूसरे रिलेटेड है, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद हमारा एक्सचेंज आया, अब हमारा आता है वितरण। नंबर 4 में जो हमारा विभाग है वो है वितरण। नंबर 4 में हमारा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है कि हमने जब उत्पादन किया तो उत्पादन में बहुत सारे साधन लगे हुए थे, जिसमें आपका लैंड भी था, लेबर भी था, कैपिटल भी था, बहुत सारे चीज़ लगे हुए थे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कंपनी में जब काम कर रहे हैं तो आपको उसके आपके माध्यम से जो वस्तु का उत्पादन हुआ तो उसमें आपका भी तो योगदान था, तो आपको अपना भाग मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से हर उत्पादन में जितने भी साधन शामिल थे उन सभी को अपना अपना भाग चाहिए, उसका जो हिस्सा चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, बंटवारा शुरू होता है कि किस साधन को क्या मिलना चाहिए। जैसे अगर उसमें पूंजी लगा हुआ है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, अगर उसमें लेबर लगा हुआ है तो उसको कितना हम लोग मजदूरी दें। तो इन सभी को क्या कहते हैं, वितरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसको कितना मिलना चाहिए। तब इस समस्याओं को अध्ययन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है। हम लोग नेशनल इनकम हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ में नेशनल इनकम को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब का अध्ययन हम लोग यहाँ पर कैसे ज्ञात किया जाता है। साथ में हम लोग समझेंगे कि लगान क्या है, अगर हम मजदूरी दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हमने भूमि का उपयोग किया है तो उसको हमको लगान देना होगा, तो साथ में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे लगान। साथ में फिर हम लोग अध्ययन करेंगे मजदूरी, लेबर, ब्याज तथा लाभ, ये आदि का हम लोग अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो वितरण के अध्ययन अंतर्गत हम लोग करते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखेंगे। तो जैसे आप मजदूरी पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में आ रही है, हम तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हम तो वितरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आते जाएगा। यानी जब हम वितरण पढ़ रहे हैं यानी मजदूरी पढ़ रहे हैं तो हमको ब्याज भी पढ़ना होगा क्योंकि इसी के अंतर्गत था। तो इस चीज़ें हम धीरे धीरे हम आगे एक एक करके पढ़ते जाएंगे सेमेस्टर वाइज, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जो नंबर 5वां विभाग है वो है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। नंबर 5 में राजस्व, जिसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस क्या है, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं ना कि पब्लिक फाइनेंस क्या है। अर्थशास्त्र का जो 5वां विभाग है वो है सब। 5वें विभाग में हम लोग क्या क्या, देखिए
अब राजस्व में हम लोग क्या क्या बात करते हैं, पब्लिक, यानी पब्लिक यहाँ वो एक सार्वजनिक चीज़ की बात करते हैं, भाई लोगों को जो सबके लिए समान रूप से वितरण किया जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक आय। दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सार्वजनिक व्यय क्या है। फिर डिबेट, यानी ऋण क्या है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण। और साथ में हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। तो डेफिसिट फाइनेंस, डेफिसिट फाइनेंस हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे कि कर नीति क्या है, किस तरीके से सरकार कर लगाती है। तो इन सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे पब्लिक फाइनेंस में। और आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यही सब की मदद से सरकार चलती है। अगर ये सब बहुत कुछ, जो सरकार हमारा देश कैसा विकास करेगा, वो सब डिपेंड बहुत कुछ करता है किस पर, इन सभी नीतियों पर, कि हमारा पब्लिक इनकम कैसा है, हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरीके से है, हमारा सरकार किस प्रकार की कर प्रणाली का उपयोग कर रही है। ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो राजस्व, जो हमारा पश्चिमा विभाग है वो है राजस्व, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था अभी तक का 5 विभाग। ठीक है, अब हम लोग ने समझ लिया कि 4 तरह का हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा। लेकिन अब जो वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में अर्थशास्त्रियों ने क्या किया कि जो सब्जेक्ट मैटर का उसको पूरी तरीके से शॉर्ट करके अब सिर्फ 2 भागों में बांट दिया। अगर हम लोग करंट में देखें, करंट में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसे सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, और नंबर 2 में या मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और इसे हम लोग बोलते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अभी जो हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो हमको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। सेमेस्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अब हम लोग सब्जेक्ट में, हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से हम लोग सिलेबस में के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इससे पहले जो अभी तक हमने आपको बताया, इस सब इस तरह बोल सकते हैं उसका बेसिक था, बिल्कुल सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसकी वापस रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़े, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग इतनी बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर इसके आगे का बात हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट मैटर की बात की। सब्जेक्ट मैटर की हम लोगों ने बात की है, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, धन संबंधी विचार हम लोगों ने पढ़े, कल्याणवादी विचारधारा को हम लोगों ने देखा। नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा, दुर्लभता संबंधी विचार। और नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था विकास केंद्रित विचार। ठीक है, विकास केंद्रित विचार में हम लोगों ने देखा उपभोग के बाद हम लोगों ने देखा उत्पादन के बाद हम लोगों ने देखे विनिमय, वितरण एवं राजस्व। ठीक है, तो ये आज हमने ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली। अब हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। इससे पहले आप लोग, आज हमारा एक क्वेश्चन है। चलिए, आज हम लोग आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए, आज का आप लोग से हमारा एक प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज का जो हमारा क्वेश्चन यह है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो इसका आंसर जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।
जिसमें हम इसका आपको सही आंसर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी या अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है, अगर आप इस तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारा जो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए, ताकि जैसे आपको वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।